अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली वो सीरियस एमडी कैट एस्पायरेंट्स जिन्होंने एमडी कैट की तैयारी का पहला स्टेप उठा लिया है। मेरा नाम डॉक्टर शेराज अहमद है। मैं आपके सामने आज एमडी कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड वो 6 पावरफुल स्ट्रेटजीज रखूंगा जो हर एमडी कैट के स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो 6 स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो 6 इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जो हर एक एमडी कैट के स्टूडेंट को इस मौका पर समझना और उस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। पहला एक क्वेश्चन तो एमडी कैट के स्टूडेंट्स का ये होता है कि कब एमडी कैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो कौन सा बेस्ट टाइम है जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, और उसके रीज़न भी बताऊंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि इस टाइम के दौरान फोकस कैसे करें, इतने सारे काम, इतनी सारी बुक्स। तो मैं आपको इस फोकस करने के ऊपर गाइड करूंगा। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप सोशल मीडिया कितना यूज़ कर सकते हैं, आपको उसको कितना टाइम देना चाहिए। हम उन रिसोर्सेस की भी बात करेंगे जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स ने इस एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करने हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जिसको मैं आपको समझाऊंगा कि आपने अपनी स्टडी का शेड्यूल कैसे बनाना है। और हम 6 पॉइंट पे ये भी देखेंगे कि जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट होंगे या मॉक टेस्ट होंगे वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं और आपको उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो हम मूव करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, और वो पहली स्ट्रेटजी ये है कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें। तो याद रखिएगा कि आपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। ये एमडी कैट की प्रिपरेशन कल, परसों, नेक्स्ट मंथ नहीं, आपने अभी से स्टार्ट करनी है। और अभी का मतलब क्या है कि वी आर इन जून 2026, ये जून का मंथ है। इस मंथ के अंदर जो भी आज की डेट है, और आपने अगर इससे पहले प्रिपरेशन नहीं शुरू की तो याद रखिएगा कि इस जून के मंथ के अंदर आपने एमडी कैट की इंटेंसिव प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपके प्रैक्टिकल्स भी उसके साथ होने हैं तो अल्टीमेटली आप उन प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आपने अपने टाइम को डिवाइड करना है कि कितना टाइम आपने प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन को देना है और कितना टाइम आपने एमडी कैट को देना है। तो आपका जून का जो मंथ है ये आपके लिए टफ होगा और होना चाहिए। इसको आपने मैक्सिमली यूटिलाइज करना है अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन में। इसके बाद जब जुलाई के मंथ में हम एंटर होंगे तो उसके अंदर फोकस ये रखिएगा कि जुलाई के एंड तक आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। अब ये कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको अभी आगे शेड्यूल के अंदर गाइड करूंगा। उसके बाद आपके पास बच जाएंगे अगस्त के 15 डेज। उन अगस्त के 15 डेज में आपने क्या करना है कि ये जो आपने इंटेंसिव प्रिपरेशन एमडी कैट की कंप्लीट की है इन तमाम सब्जेक्ट्स की, अब इनकी आपने एक शेड्यूल्ड रिवीजन करनी है। ये फास्ट रिवीजन होगी और आप अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन के अंदर वाइंड अप कर रहे होंगे। सो रिवीजन और उसके साथ कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि आपने जितना पढ़ लिया है आपको पता चले कि आप उस स्टडी के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को ठीक कर रहे हैं, या अगर क्वेश्चंस के अंदर आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपने उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और रेक्टिफाई करना है। हम जनरली ये कहते हैं कि इस ड्यूरेशन के दौरान आपके एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले अगर मिस्टेक्स हो भी जाएं तो इट डज़ नॉट मैटर। जैसे हम वो सर्फ एक्सेल का एक कमर्शियल देखते हैं और सुनते हैं, उसमें कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ
कि ये जो मिस्टेक्स आप एनुअल एग्ज़ाम से पहले करते हैं, ये मिस्टेक्स आपके लिए अच्छी हैं। ये उसी दाग की तरह हैं जो कपड़े पे लग जाते हैं। लेकिन ये मिस्टेक अगर आपने रेक्टिफाई कर ली, आपने अंडरस्टैंड कर ली, तो आप एग्ज़ाम के अंदर उसको रिपीट नहीं करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया था, आपने नहीं समझा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसमें आपने मिस्टेक क्यों की थी, क्या मिस्टेक की थी, और अगर वही क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में भी आ गया, तो आप उस मिस्टेक को रिपीट करके आएंगे। सो इसलिए मिस्टेक करना इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक को रेक्टिफाई ना करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो आपने इस अगस्त के 15 दिनों के अंदर ये मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई भी करना है और इम्प्रूव भी करना है। और अल्टीमेटली फिर आएगा वो लास्ट डे 16 अगस्त का, जब आपका एमडी कैट का टेस्ट होगा। सो दैट विल बी द एग्जाम डे। और उस डे का आपका एम क्या होना चाहिए कि यू मस्ट क्वालिफाई फॉर द मेरिट। कि जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, चाहे पंजाब के मेरिट के अंदर, सिंध के मेरिट के अंदर, बलोचिस्तान के मेरिट के अंदर, या केपीके के मेरिट के अंदर, या फेडरल, जीबी, एजेके, तो उनकी जितनी सीट्स हैं आपने उनके टॉप को क्वालिफाई करना है। सो ये आपका एम होना चाहिए कि आपने उस मेरिट को अचीव करना है, ताकि आप अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। सो आई होप कि ये जो टाइम स्टैम्प है, ये जो शेड्यूल है, ये आपको गाइड करेगा कि आपकी जून में क्या फोकस होना चाहिए, जुलाई में क्या फोकस होना चाहिए, और अगस्त के अंदर क्या फोकस होना चाहिए। यहाँ पर मैं चंद एक दो एरियाज आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि जो एमडी कैट की डेट्स होंगी, चाहे वो एमडी कैट का टेस्ट है या नम्स का टेस्ट है, आपने ये सोचकर प्रिपरेशन करनी है कि ये टेस्ट आपका कल है, इट इज़ सेट फॉर टुमारो। क्योंकि जब आप ये टारगेट रखेंगे कि आपका कल ये टेस्ट होने जा रहा है, तो आपका आज का दिन उसकी पूरी प्रिपरेशन के ऊपर लग जाएगा। दूसरा, आपने ये अपना टारगेट रखना है कि जो हर आपका गुजरता हुआ वीक होगा, आपने उसको मैक्सिमली यूटिलाइज करना है, और अर्ली प्रिपरेशन के साथ इस तरह से आपने एम्फेसाइज करना है कि जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता जाए आपका स्ट्रेस कम होता जाए। सो एवरी वीक शुड लेसन योर वीकली स्ट्रेस। क्योंकि अगर आपका ये सारा काम जंबल अप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर उस काम के इकट्ठा होने की वजह से आपके ऊपर एक बर्डन और स्ट्रेस डेवलप होगा। सो हर वीक को टारगेट करें कि आपका इस वीक का टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा। एंड आई एश्योर यू कि अगर आप इस वीकली टारगेट को अचीव करते जाएंगे, तो स्ट्रेस और बर्डन ऑटोमेटिकली आपके ऊपर मिनिमाइज होता जाएगा। प्रिपेयर एमडी कैट जस्ट लाइक अ मैराथन रादर देन अ लास्ट मिनट स्प्रिंट। क्योंकि लास्ट मिनट स्प्रिंट के अंदर हो सकता है कि आप वो अपनी परफॉर्मेंस अचीव ना कर सकें। सो मैराथन का मतलब ये होगा कि डे 1 से लेकर आपके टारगेट डे तक एक कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट एफर्ट आपको रिक्वायर्ड होगी। अब नेक्स्ट हम स्ट्रेटजी की तरफ मूव करते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने फोकस कैसे करना है, आपने कंसंट्रेट कैसे करना है। क्योंकि ये वो एरिया है जिसको आपने अचीव करना है। यू मस्ट स्टे फोकस्ड टिल योर एमडी कैट टेस्ट। अब ये फोकस कैसे होगा, उसके लिए मैं आपके सामने एक टेक्निक रखूंगा जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। और इस टेक्निक के मुताबिक जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, यू मस्ट गिव 25 फोकस्ड मिनट्स टू स्टडी। ठीक है, ये पोमोडोरो टेक्निक हमें बताती है
कि आपने विदाउट एनी ब्रेक 25 मिनट्स का फोकस मेंटेन करना है। अब इस टेक्निक के मुताबिक ये फोकस हम कैसे डेवलप करेंगे, उसका सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आपने करना है वो ये करना है कि उन 25 मिनट्स के दौरान फ़ोन को अपने से दूर कर देना है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो फ़ोन को पास ही रख लेंगे, साइलेंट पे कर देंगे, उल्टा करके रख देंगे, रखेंगे पास ही। उसका नुकसान क्या होगा कि आप 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद जब डोपामिन रिलीज़ होगा, आप फिर फ़ोन उठाएंगे, देखेंगे, फिर रख देंगे। सो इस फोकस के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख देना है और 25 मिनट्स आपने टारगेट करना है कि अब इस रूम से बाहर आपने नहीं जाना। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने अपने टाइम्ड स्टडी ब्लॉक्स डेवलप करने हैं। वो टाइम्ड स्टडी ब्लॉक्स क्या होंगे कि आप 25 मिनट्स फोकस्ड स्टडी करें विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शन। और ये जब 25 मिनट्स आपने कोई भी एक टॉपिक, एक चैप्टर, एक पढ़ा आपने, तो फिर आप 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक ले लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो 5 मिनट्स ब्रेक होता है ये आपके ब्रेन को शार्प रखता है। यानी जो रिसर्च हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके मुताबिक आप किसी भी चीज़ के ऊपर, स्पेशली स्टडीज़ के ऊपर 25 मिनट्स तक कंसंट्रेट कर सकते हैं एक अच्छे फोकस के साथ। सो इसीलिए आपने क्या करना है, 25 मिनट्स का वो फोकस टाइम यूज़ करें और फिर 5 मिनट्स की ब्रेक दें, फिर आ जाएं दोबारा 25 मिनट्स के फोकस की तरफ। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आप जब और जहां पर सेल्फ स्टडी कर रहे हों, आपका एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, क्योंकि जो नॉइज़ है वो आपकी कंसंट्रेशन को इंटरप्ट करेगा। अब ये काम एनवायरनमेंट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? यू कैन यूज़ वाइट नॉइस। वाइट नॉइस क्या होता है कि जिसके अंदर एक स्टैटिक म्यूज़िक जो है वो हो, उसमें अल्ट्रेशंस ना हो, अप्स एंड डाउन्स ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं स्टडी करता था तो मैं फ़ैन चला लेता था रूम का। वो फ़ैन की इतनी आवाज़ होती थी, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, कि वो बाहर के जो नॉइज़ है उससे मुझे बचा लेती थी। सो ये आप भी कर सकते हैं। आप एक स्टैटिक वाइट नॉइज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो जाए, आपकी इंटरप्शंस ना हो। या देयर मस्ट बी अ क्वाइट प्लेस, कि जहाँ पे बाहर से कोई बार बार शोर की आवाज़ ना आ रही हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं विच प्रेफर म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक की वजह से हेडफोन उन्होंने लगाया तो वो बाहर की इंटरप्शन से बच जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो वो म्यूज़िक यूज़ कीजिएगा दैट मस्ट बी विदाउट लिरिक्स, क्योंकि अगर वो लिरिक्स होंगे उसके अंदर तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो फिर बार बार उन लिरिक्स की तरफ जाएगी। सो ये तीसरा सेगमेंट था कि आपने अपनी स्टडी के फोकस को बढ़ाने के लिए अपने एनवायरनमेंट पे ज़रूर वर्क करना है। और फोर्थ एरिया ये होगा कि स्लीप और रेस्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए। यानी जनरली देयर मस्ट बी 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप अलॉन्ग विद हाइड्रेशन। आप में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सो ये हाइड्रेशन और प्रॉपर रेस्ट क्या करेगा, आपके अंदर फटीग को डेवलप होने से रोकेगा, क्योंकि जो फटीग है ये एक्चुअली आपकी कंसंट्रेशन को किल करती है। और इसी तरह से याद रखिएगा कि अगर आपकी कंसंट्रेशन किल हो गई तो अल्टीमेटली यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। तो आपने अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से रोकना है, इस फटीग से रोकना है, ताकि आप फोकस कर सकें, अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें, आपकी बॉडी भी फिट रहे। क्योंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड।
सो ये 4 काम आपने ज़रूर करने हैं जिससे आपका फोकस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी के अंदर मैंने इसको अलहदा से इसलिए मेंशन किया है कि सोशल मीडिया ये इस वक्त आपके टाइम को ज़ाया करने का सबसे बड़ा वेपन होगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन यू शुड से नो टू सोशल मीडिया। मैं आपके सामने कुछ रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट्स रखता हूं। ये एक रिसर्च है कि एवरेज जो हमारे यंग पीपल हैं, आप लोग हैं, इनका जो एवरेज डेली सोशल मीडिया का यूज़ है वो तकरीबन 2.5 आवर्स है। यानी आप अगर स्लीप को, बाकी एक्टिविटीज़ को निकाल दें तो जो आपका एक्टिव टाइम है उस एक्टिव टाइम में से ऑन एवरेज 2.5 आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। दूसरा इस रिसर्च का पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, फेसबुक को देखा, व्हाट्सएप को देखा, इंस्टाग्राम को देखा, टिकटॉक को देखा, तो फिर आपको दोबारा फोकस एस्टेब्लिश करने में, रीफोकस करने में 23 मिनट्स लगेंगे। और उसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये जो सोशल मीडिया का यूज़ है ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ऑन एवरेज 40% रिड्यूस कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो तकरीबन 40% तक रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपके सामने कुछ स्टैट्स रखे हैं, कुछ रिसर्च रखी है। सो इसीलिए हमारा एम्फेसिस क्या होगा ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन कि हम जितना पॉसिबल होगा सोशल मीडिया के यूज़ को मिनिमाइज कर देंगे। अब वो कैसे हो सकता है? उसका पहला एक स्टेप तो ये होगा कि जो आपको लगता है कि ये ऐप्स आपके लिए अननेसेसरी हैं या ये आपको डिस्ट्रैक्ट करवा रही हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर दें टिल योर एग्ज़ाम डे। जब आप टेस्ट देकर आ जाएंगे उन ऐप्स को दोबारा इंस्टॉल कर लीजिएगा, वो कहीं नहीं जाएंगी। सो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप सुबह को उठें तो मोबाइल को फर्स्ट आवर के अंदर यूज ना करें। ठीक है, इसको आपने अवॉइड करना है और कोशिश करें कि उठकर आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लें। यानी रादर देन यूजिंग द मोबाइल यू मस्ट स्टार्ट योर स्टडी, क्योंकि ये जो फर्स्ट आवर का मोबाइल यूज़ है और एक मोबाइल यूज़ जो सोने से पहले का है, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन काज करता है। सो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट इसके मोबाइल यूज़ को आपने अवॉइड करना है कि जब आप पढ़ने बैठे हैं आपने मोबाइल को दूसरे रूम में तो रखा है, साथ आप एक काम और करें कि आप उसके ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन कर दें। ये भी आपको डिस्टर्ब होने से बचाएगा। और एक काम आप और कर सकते हैं, यानी ये वो सारे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि पहले स्टेप में तो आपने मोबाइल को इस साइड पे रख दिया दूसरे रूम के अंदर। दूसरा काम आपने क्या किया कि आपने सोशल मीडिया की ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं कहता हूं कि सपोज आप कहते हैं कि नहीं मेरा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आपने अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट इनको यूज़ नहीं करना। और जब आप स्टडी कर रहे हो तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने फिर भी यूज़ करना है, ठीक है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मैंने कुछ स्टडी का मटेरियल वहाँ से देखना होता है, तो फिर आप इसको रिलेट करें विद द रिवॉर्ड। यानी आप ये कहें कि आज मैंने इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है और अगर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर मैं 15 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स के लिए मोबाइल यूज़ कर लूँगा। आपने इस तरह से अपने आप को रिवॉर्ड करना है। अपना डेली टारगेट बना लें कि आज मैंने ये काम कंप्लीट करना है और अगर मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं 15 मिनट्स के लिए
मोबाइल को यूज़ कर लूँगा। सो ये रिवॉर्ड आपको हेल्प करेगा इन टारगेट्स को अचीव करने में। उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो आप स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि आपने तमाम एकेडमिक रिसोर्सेस को प्रॉपरली और स्मार्टली यूटिलाइज करना है। अब इस टाइम के ऊपर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे तो उन रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट अटेंड लेक्चर्स। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, चाहे कैंपस के अंदर या ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको पूरी तवज्जो से सुने, उनको नोट करें। फिर उसके बाद जो बुक्स हैं, लाइक अपनी टेक्स्ट बुक्स को आप फॉलो कर रहे हैं या आप जो है किप्स की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, उन बुक्स को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, कंसेप्ट्स को, उनकी लाइंस को, वहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इसी तरह से जो टेस्ट आपके होंगे इधर ऑन कैंपस और ऑनलाइन, उन टेस्ट को आपने कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है और गिवन टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, सीरियसली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसको एज ए फन टाइम इंजॉय नहीं करना कि टेस्ट भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं। सो सीरियस होकर टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। फिर इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितने पास्ट पेपर्स हैं उनकी आपने रूटीन बनानी है कि उन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, उन पास्ट पेपर्स को आपने अटेम्प्ट भी करना है और वहाँ पे जो मिस्टेक्स हो रही होंगी उनकी आपने अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है। फिर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको लाजमी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ मोटिवेशन, काउंसलिंग एंड अवेयरनेस। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एमडी कैट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एमडी कैट कब होने जा रहा है, एमडी कैट की तैयारी कैसी करनी है, ये अवेयरनेस। फिर काउंसलिंग और गाइडेंस, ये बड़ी ज़रूरी है कि आपको कोई बता रहा हो, ये ना हो कि आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हों जो एमडी कैट के टेस्ट में ही नहीं आते। तो इसलिए सीनियर्स, आपके टीचर्स, उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिर मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट गेट डेली मोटिवेशन। वो मोटिवेशन आपको टीचर से मिल सकती है, आपको पीयर फेलोज से मिल सकती है, आपको पेरेंट्स से मिल सकती है, ठीक है, आपको डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस से मिल सकती है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। सो काउंसलिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और एक और सेगमेंट वो जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपने ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। आप पढ़ते जा रहे हैं, आप टेस्ट देते जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि जो टारगेट आपका है, आपने उस टारगेट के लिए कितना अचीव कर लिया है, कितना रहता है। वो टारगेट अगर आपका 170 मार्क्स हैं तो क्या आप अभी 170 ले रहे हैं या आप 100 ले रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस एनालिसिस और डेली एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेली डे एंड पे अपने डे को एनालाइज करना है कि आज आपने कितने में से कितना प्रिपेयर कर लिया, कितने परसेंट आप कर चुके हैं प्रिपेयर, कितने परसेंट रहता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अब किस लेवल पर है। आप 80% पर हैं, 81% पर हैं, 82% पर हैं, 90% पर हैं। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैं किप्स की अगर बात करूँ तो किप्स के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह अवेलेबल होती हैं। यानी चाहे आप किप्स के ऑन कैंपस स्टडी कर रहे हैं, यू विल गेट फिजिकल लेक्चर्स, यू विल गेट स्मार्ट बुक्स एंड प्रैक्टिस बुक्स। आपके शेड्यूल्ड यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, फिर क्वार्टर टेस्ट होते हैं, फिर FLPs होते हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को देखते चले जाएं। उनकी डिस्कशन होती है ताकि आपको मिस्टेक्स का पता चले। फिर इसी तरह से किप्स की बुक्स के अंदर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मौजूद होते हैं,
आपने उन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को बड़े सीरियसली अटेम्प्ट करना है। किप्स के अंदर ग्रेजुअली जैसे जैसे सेशन प्रोसेस करता है आपको गाइड कर रहे होते हैं, काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं, आपके लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स अरेंज हो रहे होते हैं। और इसी तरह से किप्स एलएमएस के ऊपर प्रोग्रेस एनालिसिस मौजूद होता है, प्रोग्रेस स्टैट्स होते हैं, और अगर आप ऑन कैंपस हैं तो आप अपनी बुकलेट के ऊपर और अपने पोर्टल के ऊपर अपनी प्रोग्रेस को गेज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। सो किप्स वर्चुअल है या किप्स प्रिपरेशन का कैंपस है, वो इन तमाम रिसोर्सेज को एक जगह प्रोवाइड करता है। और मैं तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर किप्स के अंदर रहते हुए किप्स का सारा काम कर लें, यू विल अचीव योर टारगेट। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल बुक्स से रॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे, रॉन्ग कंसेप्ट्स लेंगे, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये टिप ज़रूर आप अपने साथ बांधे रखिएगा जो मैंने आपको अभी दी है। अब नेक्स्ट लास्ट में मैं मूव कर रहा हूं स्टडी शेड्यूल की तरफ। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें अपने डे को कैसे प्लान करना चाहिए। तो मैंने ये आपके सामने एक जस्ट अरेंजमेंट रखी है, आपको बेहतर लगती है तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और मैंने यहाँ पर कंसीडर उस स्टूडेंट को किया है जो सपोज मॉर्निंग में कहीं पर कोई सेशन अटेंड कर रहा है, इधर ऑन कैंपस और ऑनलाइन। तो मैंने 12 o'clock के बाद, 12 नून के बाद उसको स्टार्ट किया है कि 12 से 1:30 90 मिनट्स आपने देने हैं एक सब्जेक्ट को। लाइक मैंने बायोलॉजी रखा, आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं कि 12 to 1:30 बायोलॉजी को दें, पूरा टाइम दें। और बायोलॉजी के अंदर आपको कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना ये बड़ा ज़रूरी है। सो कंसेप्ट्स की रीडिंग, कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, और फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसके यूनिट के क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट करें, इधर ऑन योर बुक और ऑन एलएमएस। फिर आप हाफ आवर का गैप दे दें। हाफ आवर के गैप देने के बाद सपोज 2 o'clock आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें, लाइक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर लें, और अगेन 90 मिनट्स आपने ये याद रखना है कि एक सब्जेक्ट को आपने 90 मिनट्स देने हैं। 2 से मैं कहता हूँ 3:30 तक आपने केमिस्ट्री को पकड़ा, केमिस्ट्री के अंदर अपने टॉपिक्स को रिवाइज करें और अगेन उसके एमसीक्यूज की ड्रिल करें। फिर हाफ आवर का गैप दें, 4 o'clock से लेकर 5:30 तक 90 मिनट्स अब फिजिक्स को दे दें। और फिजिक्स के अंदर आपका जो एम्फेसिस होना चाहिए वो फार्मूलाज के ऊपर होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स के ऊपर होना चाहिए, और बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं उन पर होना चाहिए। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली इनके क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर अगेन 30 मिनट्स का गैप दें और 6 o'clock 6 to 7:30 अब ये टाइम आप रखें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। इंग्लिश में आप क्या करेंगे, 2 चीज़ें आपने करनी है, वोकैबुलरी और ग्रामर। सो डेली अपना टारगेट सेट कर लें कि अगर आपने सपोज 200 वोकैबुलरी के वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप डेली 5 या 10 वर्ड्स का टारगेट रख लें। ठीक है, अगर 10 वर्ड्स सफिशेंट हैं तो 10 करें, अगर ज़्यादा हैं तो 5 कर दें। तो आज आप 5 वर्ड्स करेंगे, कल आपके 10 वर्ड्स हो जाएंगे, उससे अगले दिन 15 वर्ड्स हो जाएंगे। तो कुछ टाइम वोकैबुलरी को दें, कुछ टाइम ग्रामर को दें और कुछ टाइम लॉजिकल रीजनिंग को दें। अब ये जो दरमियान में मैंने 30 मिनट्स का गैप रखा है ना, इस गैप के अंदर आप खाना खा सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ गपशप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन, प्रिपरेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने 2 सेगमेंट्स में रखे हैं, उनमें से एक सेगमेंट है पास्ट पेपर्स का। इसके लिए मैंने आपके शेड्यूल के अंदर 1 hour प्लेस किया है कि लाइक 8 to 9
1 आवर रखा है कि आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को देखें और कोशिश करें कि वीक में एक पेपर एक सब्जेक्ट का चाहे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। कि लाइक आप कहें कि आज मैंने बायो का जो एमडी कैट 2025 में हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कल मैंने यूएचएस एमडी कैट का 2025 का जो फिजिक्स का पोर्शन था मैंने उसको अटेम्प्ट करना है। तो 1 आवर आप रखें इन पास्ट पेपर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। और इसी तरह से 9 o'clock के बाद आप 1 आवर दे सकते हैं, 1.5 आवर दे सकते हैं, 2 आवर्स दे सकते हैं। आपका कैंपस में या ऑनलाइन जो टेस्ट शेड्यूल्ड है उस टेस्ट की आपने प्रिपरेशन करनी है। तो आप ये देखेंगे कि इस शेड्यूल के मुताबिक आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग को भी प्रिपेयर कर लिया, उनके टॉपिक्स को, उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपका जो कल टेस्ट होना है उस टेस्ट की भी आपने प्रिपरेशन कर ली। सो ये मैंने बताया है कि ये मैंने उस स्टूडेंट को जहन में रखा है जो कहीं पे मॉर्निंग के अंदर ऑन कैंपस स्टडी कर रहा है, तो ये उसके घर का शेड्यूल है। तो अगर आपका कोई नून का सेशन है, आफ्टरनून का सेशन है या इवनिंग का सेशन है, तो आप इसी शेड्यूल को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब आखिरी एक चीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि ओनली प्रिपरेशन कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देगी जब तक कि आप उस कंटेंट की जो आपने प्रिपेयर की है आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लें। हम एक कोटेशन पढ़ते रहते हैं, आप भी सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि इस कोटेशन के अंदर मैन का वर्ड खाली नहीं है, वोमेन भी है। सो प्रैक्टिस आल्सो मेक्स अ वोमेन परफेक्ट। फिर एक बचपन में हम सुना करते थे कि रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। तो मैं कहता हूं कि जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेस्ट की जगह टेस्ट होना चाहिए कि टेस्ट इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। तो आपकी जो एमडी कैट की हेल्थ है, आपका जो एमडी कैट का टेस्ट है, उसके लिए ये प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि डेली कोई ना कोई टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, बुक के ऊपर, क्लास के अंदर, एलएमएस के ऊपर। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, देखें कि आपने कहां पे क्या मिस्टेक की है, क्यों की है, आपका वीक एरिया क्या है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आपने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर वर्क करना है, और इसको आपने रिपीट करते रहना है। यानी रोजाना आपने ये प्रैक्टिस करनी है और इसका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। रिपीट करें, इंप्रूव करें, रिपीट करें, इंप्रूव करें। तो ये जो साइकिल है, आई एम कॉन्फिडेंट कि जब आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मैक्सिमम मार्क्स को ले सकें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करते चले जाएं। सो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो ये हैं कि एटलीस्ट एक फुल लेंथ पेपर आप एक वीक के अंदर जरूर अटेम्प्ट करें अंडर एग्जाम कंडीशंस। यानी लाइक अगर आपने पिछले साल का एमडी कैट का टेस्ट अटेम्प्ट करना है 180 क्वेश्चंस वाला, तो आपने ये टारगेट रखना है कि 180 मिनट्स के अंदर आपने ये टेस्ट जरूर कंप्लीट करना है। तो पहला तो आपका ये होना चाहिए। और दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। यानी अगर पहला टेस्ट आपने 180 क्वेश्चंस का 180 मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो अगले पेपर में आपने कोशिश करनी है कि अब आपने उन 180 क्वेश्चंस को 170 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। उससे अगले पेपर के अंदर आपने 180 क्वेश्चंस को 160 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। यानी जनरली अगर हम कहते हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो आपने ग्रेजुअली अपने आप को इस तरह से बिल्ड करना है कि आपकी स्पीड बढ़े।
अगर एक क्वेश्चन को आप पहले स्टेप में 60 सेकंड्स में कर रहे हैं, अगले स्टेप में आप 55 सेकंड्स पे अपना टाइम ले जाएं, फिर आप 50 सेकंड्स के ऊपर अपना टाइम ले जाएं, ताकि आपके पेपर को और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्पीड बेहतर होती चली जाए। उसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि जो भी आपका रॉन्ग आंसर होगा उसको एक तरफ कॉपी में या लॉग बुक के अंदर आपने लिखते चले जाना है। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आप गलत कर रहे होंगे, जिनके अंदर आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो आपके लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लाइक अगर आपने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके उनमें से 55 क्वेश्चंस ठीक थे और 5 क्वेश्चंस गलत थे, तो ये जो 5 गलत क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपनी उस मिस्टेक को दोबारा देख सकें, बार बार देख सकें और उसको रेक्टिफाई कर सकें। सो इसलिए सिर्फ आंसर तो चेक नहीं करना, आपने उसमें से जो मिस्टेक्स हैं उनके ऊपर सोचना है, रिव्यू करना है कि ये मिस्टेक्स क्यों हुई थी और आपने नेक्स्ट टाइम इनको कैसे अवॉइड करना है। और जब आप अगले टेस्ट की तरफ जा रहे होंगे तो उससे पहले आपने उन मिस्टेक्स को देखना है। अगर वो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं थे तो आपने उन टॉपिक्स की दोबारा क्लैरिटी लेनी है और फिर आपने उसी टॉपिक के उसी तरह के क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है। यानी रीअटेम्प्ट ऑफ द फेल्ड टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितनी अपनी मिस्टेक्स को बेहतर करते चले जाएंगे, आपका उतना बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। उसके बाद जो आखिरी एक चीज है कि आपने हर टेस्ट के बाद अपने स्कोर को इंप्रूव करना है। कि लाइक अगर आपने पहला टेस्ट कोई 60 MCQs का दिया था, आपके उसमें से 50 ठीक हुए, तो आपने टारगेट करना है कि मैंने अगले टेस्ट में अब 52 से अबव जाना है, फिर उससे अगले के अंदर 54 से अबव जाना है, उससे अगले के अंदर 55 से आगे जाना है। तो हर एक टेस्ट के बाद, हर एक फुल लेंथ पेपर के बाद आपने अपने टारगेट को बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, और आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा उस फाइनल टारगेट तक पहुंचने में जो आपको MD-CAT में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। सो यहां पर मैं इस आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। सो आई होप कि ये तमाम स्ट्रेटजीज आपने ना सिर्फ सुनी होंगी, इनको स्ट्रिक्टली आप इंप्लीमेंट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, एंड आई एश्योर यू कि अगर आपने इन 6 स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया, यू विल अचीव योर टारगेट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।